बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग ना पहले थोड़ा ही समझेंगे कि हांस ऑयस्टर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हम लोगों को ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी सपोज करिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। हमने पहले देखा बेटा स्ट्रेट कंडक्टर के केस में उसके आसपास में एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंपास को रखा था तो वो कंपास क्या था बेटा, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। इसका मतलब वो जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कंपास के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इसका मतलब ये कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कराएंगे तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये हांस ऑयस्टर्ड ने बताया। इसके बाद एम्पेयर ने बेटा इसका बिल्कुल उल्टा चीज़ ना बिल्कुल वैलिडेट कर दी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट चीज़ ना एकदम प्रूफ कर दिया कि उन्होंने ये बताया कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना करके चीज़ों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है तो अगर हम इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को, या स्ट्रेट हो कैसा भी हो, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो बेटा इसके ऊपर भी ना कोई फोर्स लगना चाहिए जिसका नेचर अपोजिट होगा और एग्जैक्टली इक्वल होगा। एक बार फिर से समझो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि अपने आसपास में कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और चीज़ों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। हांस ऑयस्टर्ड ने ये चीज़ बताई। एम्पेयर ने क्या बताया बेटा, अगर हम इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, बहुत बड़े बड़े से मैग्नेट्स ले लो, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही होंगी, इस स्ट्रेट कंडक्टर को उसके बीच में रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा स्ट्रेट कंडक्टर जो कि करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, इसके करंट फ्लो करने की वजह से इस वायर के ऊपर या रॉड के ऊपर जो भी है ये, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि हमको एम्पेयर ने बताया। देखो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एम्पेयर ने जो हमको बताया है। टॉपिक क्या है बेटा, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्जर्वेशन में बेटा एक ना फिगर है आपकी बुक के अंदर 13.12, या फिर आपके चैप्टर के अंदर जो भी चैप्टर का नंबर है 12 चैप्टर का नंबर है 11 है, तो उसमें आप जो पॉइंट 12 लिखा हुआ होगा फिगर के आगे 12.12 लिखा होगा या 13.12 होगा, उस फिगर को आप देखेंगे बेटा। उस फिगर के अंदर ना एक मैग्नेट लिया हुआ है जो कि हॉर्स शू शेप का है, उसके बीच में ना एक एल्यूमिनियम रॉड लगाई हुई है। वो एल्यूमिनियम रॉड के अंदर बेटा करंट फ्लो कराया गया है। करंट फ्लो कराने के वक्त हमने देखा कि रॉड के जो मैग्नेट के बीच में रॉड है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया वो, तो वो ना करंट कैरिंग कंडक्टर जो रॉड था बेटा वो अपनी तरफ से ना मूवमेंट दिखा रहा है कुछ। जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो मूवमेंट दिखा रहा है। मूवमेंट का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हॉर्स शू की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कंडक्टर के ऊपर, उस रॉड के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इन्होंने देखा जो साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस इलस्ट्रेशन को, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या होगा, जरा देखते हैं। करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बेटा बैटरी को हम लोग ऑपोजिट कर देंगे, बैटरी को पलट देंगे। अगर बैटरी को हमने पलटा और करंट का डायरेक्शन चेंज करा तो भी बेटा वही मूवमेंट हम लोगों को दिख रही है। करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी मूवमेंट हमको दिख रही है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी मूवमेंट हो रही है, तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई मैग्नेट के पोल्स को इंटरचेंज कर दीजिए, नॉर्थ की जगह पे साउथ ले आइए और साउथ की जगह पे नॉर्थ ले आइए, फिर देखिए कि क्या होता है। तो जब मैग्नेट के पोल्स को चेंज किया गया, इंटरचेंज किया गया, तो भी रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने की वजह से रॉड के अंदर मूवमेंट और मोशन हम लोगों को दिख रहा था। तो कंक्लूजन ये है कि भाई जैसे ही रॉड के अंदर करंट को फ्लो कराया जाएगा और अगर वो रॉड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो रॉड बेटा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशन है। पहला, करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो जो एल्यूमिनियम रॉड थी बेटा जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, जो करंट की डायरेक्शन है ना, अगर उसको अपोजिट कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स। मतलब अगर रॉड बेटा पहले एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो अब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से रॉड ना दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है,
थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, इफ द पोलैरिटीज आर इंटरचेंज्ड, अगर मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर दिया गया, नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ बना दिया गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन गेट्स रिवर्स्ड। बेटा जब नॉर्थ का साउथ और साउथ को नॉर्थ की जगह पे कर दिया गया, तो सपोज करो पहले जो रॉड था ना वो इस तरफ मूव कर रहा था, जब पोलैरिटीज चेंज कर दी गई तो रॉड की मूवमेंट अब इस तरफ हो गई, यानी कि रिवर्स हो गई मूवमेंट। ठीक है, अच्छा इस ऑब्जर्वेशन के बाद ना कुछ कंक्लूड किया गया। क्या कंक्लूड किया गया देखते हैं जरा। पहला कंक्लूजन ये है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो फोर्स का डायरेक्शन है ना कंडक्टर के अंदर, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां से हम लोगों ने देखा कि करंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि अगर हमने पोलैरिटीज को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। बेटा नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि क्या कंक्लूड किया गया, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं बेटा, ये कह रहा है कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना रॉड के ऊपर, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया है कब, जब जो करंट की डायरेक्शन थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, यानी कि 90 डिग्री पे था। बेटा ये जो सेकंड कंक्लूजन है ना, इसको अभी हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में और समझेंगे। ठीक है, इसको अभी आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसको कैसे समझना है अभी बताता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बेटा इस जो टॉपिक है इसके हम लोग समझेंगे, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। बेटा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर, तो वो फोर्स बेटा कई बार जो है ना कई बार अपने डायरेक्शन को, मोशन को रिवर्स कर रहा था। तो इसका जो डायरेक्शन है ना बेटा किसी न किसी चीज से जो है स्पेसिफाई किया जाएगा, किसी न किसी चीज के इसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन को निकालने के लिए बेटा एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग जिन्होंने इस रूल को बनाया था। अच्छा ये रूल के अंदर क्या कहते हैं कि बेटा अपने लेफ्ट हैंड के बेटा थंब को, इंडेक्स फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, इस तरीके से खोलना है कि ये आपस में 90 डिग्री में हो, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखिए ये थंब इंडेक्स फिंगर के 90 डिग्री पे है, ये इंडेक्स फिंगर बेटा ये सेंट्रल फिंगर के 90 डिग्री पे है, और ये सेंट्रल फिंगर बेटा ये थंब के 90 डिग्री पे है। ये सेंट्रल फिंगर ये थंब के 90 डिग्री पे है। ये आपस में तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। फ्लेमिंग्स ने हमको बताया बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेने का क्या रीजन है, क्योंकि हमने जब ऑब्जर्वेशन देखा है ना 13.12 वाला, वहां पे करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को पहले से सेट किया गया था परपेंडिकुलर। आप अगर ध्यान से उसको एक्सपेरिमेंट को, इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ना पहले से ही उसके अंदर बेटा सेट है और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए इस रूल के अंदर बेटा तीनों को 90 डिग्री पे, म्यूचुअली 90 डिग्री पे हम लोगों को स्ट्रेच करना है। सबसे पहले ये थंब है, ये थंब बेटा 90 डिग्री पे है। ये थंब और इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर, ये तीनों फिंगर्स जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये आगे क्या बता रहा है, इन तीनों को हम लोगों को बेटा स्ट्रेच करना है एज 90 डिग्री। अब ये बताना है कि भाई जो हमारा इंडेक्स फिंगर होगा ना ये किस तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और जो हमारा सेंट्रल फिंगर होगा बेटा ये करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस इलस्ट्रेशन के अंदर सेट थी, पहले से फिक्स थी। तो हमने इन दोनों को बेटा उस डायरेक्शन में अलाइन कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, इंडेक्स फिंगर दिखाएगा, और करंट की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, अपना सेंट्रल फिंगर दिखाएगा। अगर इन दोनों को हमने मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो थंब हमको क्या देगा बेटा, थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है हमको वो दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन या फिर मोशन का डायरेक्शन दिखाएगा। एल्यूमिनियम रॉड किस तरफ मूव करेगी, किस तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बेटा इसका ना जो डेफिनेशन है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको कहीं पे लिख के दे दूंगा। इसको ना समझते हैं एग्जांपल्स के फॉर्म में। देखो सबसे पहले आप कंडीशंस लेंगे ये वाली। पहली कंडीशन में देखो बेटा ये जो हमने ये एरो बनाए हैं ना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एरो हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बेटा नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे कहीं पे साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं और साउथ पोल में जाकर के मर्ज हो रही हैं। ठीक है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल करके साउथ पोल में मर्ज हो रही हैं। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा एक वायर ली हुई है मैंने, जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो स्ट्रेट है, और इस करंट का डायरेक्शन मैंने बेटा ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। ठीक है, अपवर्ड दिखाया हुआ है। अब मैंने बताया बेटा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए,
और जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं बेटा इन दोनों को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा इंडेक्स फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, पॉइंटेड है, लेकिन करंट जो मेरा सेंट्रल फिंगर है बेटा वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड नहीं है, तो इसको करंट की डायरेक्शन में मैं पॉइंट करूंगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉइंट हो गई है, करंट की डायरेक्शन भी पॉइंट हो गई। बेटा जो मेरा थंब है ना, थंब ये आपको दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, इनवर्ड। तो ये थंब बेटा किसकी तरफ क्या हम लोगों को बता रहा होगा? ये थंब हमको बताता है बेटा फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों को बताता है। इसका मतलब ये है कि बेटा जो अगर हमने कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है जो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के रखा हुआ है और उसके अंदर करंट बेटा इस डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर के डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। बेटा फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? इनवर्ड आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये देखो 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं बेटा हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेकेंड कंडीशन में लगाएंगे। फिर से देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की तरफ होना चाहिए। पहले इन दोनों को अलाइन करना है हम लोगों को। देखो हमने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्टेड कर दिया, पॉइंट कर दिया, और जो हमारा सेंट्रल फिंगर है बेटा उसको हम लोग करंट की तरफ पॉइंट करेंगे। देखो करंट नीचे की तरफ है। ठीक है, अब हम लोग थंब को स्ट्रेच करेंगे। थंब किस तरफ आ रहा है बेटा? आउटवर्ड आ रहा है। किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो करंट के अंदर ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो रॉड है, वायर है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी? आउटवर्ड लग रही होगी। यहाँ फिर से देखेंगे बेटा करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स होगा। इन दोनों कंडीशंस में फोर्स कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, हमारे पास करंट बेटा कुछ अलग डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहाँ पे कोई एंगल हो सकता है 30, 45, 60, 90 से नीचे है ये, है ना, एक्यूट एंगल है ये। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, लेकिन 90 से अगर कम हो गया, 90 से अगर कम एंगल है तो फोर्स तो आपको मिलेगा। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा, इस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फोर्स आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगा, जो कि इन दो कंडीशंस में मिल रहा था ना। आपको फोर्स मैक्सिमम नहीं मिलेगा। यहाँ पे फोर्स बेटा फोर्स जो है लेस देन मैक्सिमम होगा। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखिए बेटा फोर्थ केस, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? हमने अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और करंट की डायरेक्शन किधर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है करंट भी। और हमने क्या पढ़ा है बेटा? करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बेटा जीरो है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो हो गया, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। इस वायर के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होगी, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे केस क्या है? फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे बेटा बिल्कुल ही जीरो हो गया है, थीटा बिल्कुल जीरो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस थर्ड केस के अंदर यहाँ पे फोर्स जो मिल रही थी बेटा मैक्सिमम से कम मिल रही थी, लेकिन जीरो से थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो जीरो नहीं है ना। ठीक है, एंगल जीरो नहीं है तो फोर्स जीरो से कुछ ज्यादा मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, हम लोग बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर हमने वायर की जगह पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एंटर करा दिया तो वो क्या चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखो कई बार ना इसके अंदर जो है हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे और बार बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना चार्ज को एंटर कराएंगे और देखेंगे क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो बेटा किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम लोगों को पता लगाना है। देखो हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है।
जो कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कब कर रहा था बेटा? जब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि करंट फ्लो करेगा तभी उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। अगर करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कराया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये बात आप वहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बेटा वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज पार्टिकल है और करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर है और वो मूव कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तभी पूरा कंडक्टर जो है मूव कर रहा था। बात को समझो, वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया। तो वैसे ही बेटा अब हम लोग कंडक्टर ना पढ़ के ना इंडिविजुअल चार्जेस के पार्टिकल्स पढ़ेंगे कि उनके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो क्लियर हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल आया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट करेगा ही, वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। अब किस डायरेक्शन में लगेगा इसके बारे में हम लोग बेटा कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस पढ़ने के लिए ना बेटा कुछ बातें आपको ना याद रखनी है। सबसे पहले एक एक करके हम लोग बातें समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जो वायर के अंदर अगर करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सपोज करो ये एक वायर है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमेशा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को और करंट की डायरेक्शन को आप लोगों को अपोजिट लेना है। कैसा लेना है? अपोजिट लेना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया ना तो भी इसी के यही वाला रूल आपको याद रखना है, यही वाला रूल आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के ये जो स्टेटमेंट लिखी है बेटा, इसके लिए एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको समझो। देखो ये इलेक्ट्रॉन ना एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। अच्छा एक बात और बेटा, ये भी चीज ना हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ही पता लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग बेटा कैसे यूज करेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे। आप लोग लिख लेना कहीं पे, ठीक है। इस टॉपिक में भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा एंटर कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो और करंट और सेंट्रल फिंगर को बेटा करंट की डायरेक्शन में रखो। तो यहाँ पे आपको कहीं करंट की डायरेक्शन दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिख रही है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है बेटा? डाउनवर्ड है। लेकिन हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो बेटा आप इसके अपोजिट में क्या ले लेंगे? करंट की डायरेक्शन को ले लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो करंट कैसा जा रहा होगा? अपवर्ड जा रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा? थंब से कौन दिखा रहा है? इनवर्ड फोर्स ये लग रहा होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे आते 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 अंदर की तरफ चला जाएगा, इनवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा होगा बेटा? इनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो करंट को कंसिडर करते थे डायरेक्शन, वही डायरेक्शन अब आप पॉजिटिव चार्ज का भी कंसिडर करेंगे। देखो कंडीशन समझते हैं। देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच कर लिया। अब आपको करंट की डायरेक्शन को पता लगाना है कि किधर है। अब आपको लेकिन एक अल्फा पार्टिकल है बेटा, ये अल्फा पार्टिकल 9th क्लास में हमने पढ़ा है, जिसने रदरफोर्ड को स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने में, एटम का स्ट्रक्चर बताने में हेल्प करी थी, है ना। गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करी थी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो एक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है, किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। लेकिन ये जो सेंट्रल फिंगर है बेटा करंट की डायरेक्शन बताता है। अब ये कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन सेम होगा बेटा, ऑलवेज कंसिडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लोग यही जो पार्टिकल है ना, इसी की डायरेक्शन में हम लोग करंट भी ले लेंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो अब आपको जो थंब जो है आपका बेटा किस तरफ डायरेक्टेड है? इनवर्ड डायरेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे भी फोर्स कैसा निकल करके आएगा? इनवर्ड निकल करके आएगा, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट पढ़ो, चार्ज एट रेस्ट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। यहाँ पे कंडीशन ये है इस टॉपिक में कि चार्ज जो एंटर कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मूवमेंट में एंटर करना चाहिए, यानी कि वो मोशन में होना चाहिए।
अगर कोई चार्ज बेटा रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, वो चार्ज का पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखो यहाँ पे हमने एक ना प्रोटॉन लिया हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव होता है। अब आप यहाँ पे बेटा पॉजिटिव ले लो, आप यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन ले लो नेगेटिव। अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये स्टेशनरी है, तो इसके ऊपर ना कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स कैसा होगा बेटा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, अब एक और कंडीशन देखते हैं बेटा। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, न्यूट्रल पार्टिकल्स विल ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इवन इफ दे आर इन मोशन। जितने भी पार्टिकल्स बेटा न्यूट्रल हैं, उनका चार्ज जो है ना जीरो होता है, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। चाहे वो मोशन में हो तब भी उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एटम एंटर कर रहा है बेटा। एटम एज अ होल हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन एटम अपने आप में पूरा एक क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल एंटिटी है। जैसे ही एटम इसके अंदर एंटर करेगा बेटा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स ये एटम एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये इसी तरीके से जाएगा और इसी तरीके से नीचे बाहर निकल करके आ जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे भी फोर्स कैसा होगा बेटा? जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे एटम की जगह पे आप न्यूट्रॉन को भी समझ सकते हैं। ठीक है,